हेलो गाइस, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मानव भूगोल का प्रथम लेसन मानव भूगोल प्रकृति और उसका क्षेत्र इसका अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल की शुरुआत अगर देखा जाए तो भूगोल का ही एक महत्वपूर्ण है वह पार्ट है। इस पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर के प्रमुख रूप से दो घटक हैं। एक बड़े भाग में है वह प्रकृति है और उसके एक छोटे भाग में है वह मानव निवास करता है। इस पृथ्वी पर दो बड़े घटक है वह कार्यरत हैं। एक में बड़े भाग में प्रकृति है, छोटे भाग में मानव है। प्रकृति और मानव इन दोनों के मध्य में अंतर संबंध पाए जाते हैं। अंतर संबंध पाए जाते हैं और इन अंतर संबंधों का अध्ययन अब हम मानव भूगोल में करते हैं। अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अर्थात पृथ्वी पर प्रकृति और मानव दोनों अलग अलग रूप में हैं, लेकिन इनके में गहरे अंतर संबंध देखने को मिलते हैं। कुछ भागों में प्रकृति मानव पर प्रभाव डालती है और कुछ भागों में मानव है वह प्रकृति पर प्रभाव डालता है। इससे जो अंतर संबंध उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे में इंटर रिलेशनशिप उत्पन्न होती है, इसको मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। मानव भूगोल भूगोल का एक आधारभूत भाग है, आधारभूत पार्ट है। जैसे भूगोल में मानव भूगोल है वह प्रसिद्ध है, वैसे ही मानव भूगोल का जो केंद्रीय बिंदु है वह मानव को माना जाता है। मानव भूगोल की आधारिक शुरुआत है वह फ्रेडरिक रेडजेल से मानी जाती है। फ्रेडरिक रेडजेल से मानी जाती है। फ्रेडरिक रेडजेल ये जर्मन विद्वान थे और मानव भूगोल का इनको जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी। यह बोर्ड क्लास में बहुत बार है वह प्रश्न पूछा गया। मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल, और उनकी पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजोग्राफी इन्होंने लिखी। जर्मन विद्वान थे और इन्होंने सबसे पहले है वह पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजोग्राफी। और इस एंथ्रोपोजोग्राफी को ही हिंदी में मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल कहा जाता है। हिंदी में इसे मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे मानव भूगोल कहते हैं। जर्मन भाषा का शब्द है एंथ्रोपोजोग्राफी और हिंदी में है वह इसे मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल पर उनके गुरु का प्रभाव पड़ा। सन 1859 में डार्विन थे। डार्विन ने है वह प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक लिखी थी और इस प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक लिखने के कारण उन्होंने जब उसमें एक मूलभूत सिद्धांत दिया कि इस प्रकृति पर रहने वाले वे ही जीव जीवित रह पाते हैं जो इस प्रकृति के साथ समायोजन कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इस प्रकृति में वे ही जीव जीवित रह पाते हैं जो इस प्रकृति के साथ समायोजन कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो इसी जो सिद्धांत था, इसी सिद्धांत को उन्होंने आधार बनाया। जीव सिद्धांत की है वह उन्होंने व्याख्या की और इस धरती पर किस तरह से जीव रहते हैं उनके बारे में है वह फ्रेडरिक रेडजेल ने काफ़ी सटीक वर्णन किया और अपनी पुस्तक है वह मानव भूगोल के नाम से, एंथ्रोपोजोग्राफी के नाम से विश्व की पहली पुस्तक का है वह प्रतिपादन किया। जर्मन विद्वान थे। इन्होंने मानव भूगोल को की परिभाषा दी है। फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा यह थी कि पृथ्वी पर रहने वाले मानव समाजों तथा धरातल के मध्य
रहने वाले मानव समाज तथा धरातल के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल है। उन्होंने अपनी परिभाषा दी कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। उन्होंने बताया मानव समाज तथा धरातल के मध्य परिवर्तनशील संबंध, अंतर संबंध परिवर्तनशील होते रहते हैं और इनका संश्लेषित अध्ययन है वह मानव भूगोल कहलाता है। मानव समाज, इस धरती पर रहने वाले कई प्रकार के मानव समाज होते रहते हैं जिसमें अलग अलग सभ्यताएं डेवलपमेंट हुई। अमेरिकन समाज है, भारतीय समाज है या ब्रिटिश समाज है, अलग अलग प्रकार के समाज रहते हैं। धरातल के मध्य इस धरती के का जो आवरण है उसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें ये सारे हैं वह पाए जाते हैं। इनके मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अंतर संबंध परिवर्तनशील होते रहते हैं। ये भी चेंजिंग है, जो लंबे समय तक है वह परिवर्तित होते रहते हैं। उनका अध्ययन मानव भूगोल है। ये अंतर संबंध इस तरह से परिवर्तनशील रहते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जैसे कृषि का स्वरूप है, पहले स्थानांतरित कृषि होती थी, फिर बागाती कृषि आई, फिर भूमध्य सागरीय कृषि आई, फिर मॉडर्न आधुनिक कृषि है वह की जाती है। ऐसे अलग अलग रूप है वह बदलता रहता है, उसमें नए नए परिवर्तन होते रहे। कृषि के क्षेत्र में नए परिवर्तन होते रहे, ऐसे ही है वह अन्य चीज़ों में, उद्योगों में परिवर्तन हुए, आवास में परिवर्तन हुए, जलमार्गों में परिवर्तन हुए। तो ये जो परिवर्तन की टेक्निक है उनके अंदर ये परिवर्तनशील संबंध होते रहते हैं। इनका संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। इन्होंने प्रकृति के निश्चयवादी प्रकृति का है वह समर्थन किया। निश्चयवादी प्रकृति, इन्होंने वातावरण के प्रभाव को समझाया। वातावरण का मानव के ऊपर कहाँ कहाँ है वह प्रभाव पड़ता है, उसके प्रभाव का है वह इन्होंने वर्णन किया। तो ये फ्रेडरिक रेडजेल और एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक लिखी, मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं। इन्होंने यह परिभाषा दी है। सन 1911 में इनकी एक शिष्या थी जिसका नाम था कुमारी सेमपुल। पूरा नाम कुमारी एलन चर्चिल सेमपुल था। अमेरिका की यूएसए की रहने वाली थी और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, भौगोलिक वातावरण का मानव जीवन पर प्रभाव। भौगोलिक वातावरण का मानव जीवन पर प्रभाव पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में इन्होंने एक परिभाषा दी जिसमें ये कहा कि चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। मानव भूगोल कहलाता है। इन्होंने ऐसी परिभाषा है वह स्पष्ट की, चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। वही बात शामिल है। चंचल मानव समाज, मानव का स्वरूप है, वह स्वभाव है, वह चंचल रूप है, वह कोई न कोई कार्य करता रहता है, कुछ न कुछ क्रियाएं है वह करता रहता है। इस पृथ्वी का परिवर्तनशील स्वरूप है, जो मानव में बुद्धि होती है और उस बुद्धि के कारण है वह इस प्रकृति में परिवर्तन करता रहता है।
जिसके कारण है वह उसका चंचल स्वभाव है। और चंचल स्वभाव के कारण वह कभी पशु चराता है, कहीं खाने खोता है, कहीं उद्योग लगाता है, कहीं पर है वह परिवहन के कार्य है वह करता है। अलग अलग क्रियाएं इस धरातल के ऊपर प्रकट हुई और इन प्रकट होने के कारण है वह मानव के स्वभाव को चंचल बताया गया है। अस्थायी प्रवृत्ति, हमारी पृथ्वी अस्थायी है। हमारी पृथ्वी पर आपको आश्चर्य होगा कोई भी चीज स्थिर नहीं है। चाहे पर्वत, जिसको आप लोग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पर्वत भी है वह धीरे धीरे उदय होते रहते हैं, अंत में बड़े होते हैं और लास्ट में है वह समाप्त हो जाते हैं। आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, हिमालय पर्वतमाला है, उसकी जगह पर कभी किसी जमाने में समुद्री क्षेत्र था और इस समुद्री क्षेत्र के अंदर उत्थान हुआ, ऊपर उठी, जिसके कारण आज हिमालय पर्वतमाला है वह विश्व की सबसे उच्चतम श्रेणी के रूप में है, वह विकसित रूप में पाई जाती है। तो ऐसे है वह इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज़ें स्थिर हैं। पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट होते हैं और फिर है वह नष्ट होते जाते हैं। तो इसलिए है वह उन्होंने बताया कि चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी, इनके मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है वह कहलाता है। ये कुमारी सेमपुल थी, वह कट्टर निश्चयवाद का समर्थक थी। कट्टर निश्चयवाद का समर्थक थी। कट्टर निश्चयवाद, निश्चयवादी प्रकृति थी, कट्टर निश्चयवादी प्रकृति की है वह थी जिन्होंने यह माना कि इस धरती पर प्रकृति और मानव दो महत्वपूर्ण घटक हैं और दोनों के अंदर से सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली कौन है। इसमें फ्रेडरिक रेडजेल और कुमारी सेमपुल दोनों है वह निश्चयवाद के प्रवर्तक माने गए हैं। निश्चयवाद का प्रवर्तक का मतलब है कि प्रकृति मानव की अपेक्षा सर्वशक्तिमान है। वह आपने मानव के रीति रिवाज, रहन सहन, कार्यों आदि के ऊपर बड़ा प्रभाव डालती है। यह प्राकृतिक स्वरूप था। तो इसको है वह प्रकृतिवादी या निश्चयवादी के नाम से जाना जाते हैं और दोनों ही विद्वान है वह निश्चयवादी प्रकृति के थे। 1921 में फ्रांस में विडाल डी लाब्लास हैं। फ्रांस में विडाल डी लाब्लास और इनको शॉर्ट रूप में ब्लास ही है वह बोलते हैं। इन्होंने मानव भूगोल के सिद्धांत नाम से पुस्तक लिखी। मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक लिखी और इसमें ये उन्होंने ये बताया कि इस पृथ्वी के ऊपर है वह मानव भूगोल की किस तरह से है वह परिभाषा दी जा सकती है। इन्होंने अपनी पुस्तक में यह बताया, मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक में यह परिभाषा दी कि पृथ्वी पर कार्यरत भौतिक नियम तथा पृथ्वी पर कार्यरत भौतिक नियम तथा उस पर रहने वाले जीवों के मध्य परस्पर संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने कुछ अलग तरीके से है वह नई विचार रूप है वह दिया। नया विचार क्या कि मानव भूगोल के सिद्धांत इन्होंने पुस्तक लिखी और 1921 में लिखी। इसमें उन्होंने ये बताया, फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी विद्वान थे
और फ्रांसीसी विद्वान होने के साथ साथ में इन्होंने ये कहा कि परिभाषा दी कि पृथ्वी पर कार्यरत भौतिक नियम, इस पृथ्वी पर जो भौतिक नियम कार्यरत हैं, भौतिक नियम का मतलब है कि जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, जलवायु, सागर, महासागर, ये भौतिक नियम हैं, इनको भौतिक नियम के नाम से जाना जाता है। और उस पर रहने वाले जीवों के मध्य संश्लेषित रैक संबंधों का अध्ययन है। उस पर रहने वाले जीवों के मध्य, कहने का मतलब चाहे मानव हो या जीव जंतु हो या वनस्पति हो, इन सभी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वातावरण के प्रभाव को आपस में अंतर संबंध, संश्लेषित संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है वह कहलाता है। ये भौतिक नियम जीवों के ऊपर प्रभाव डालते हैं और जीव हैं वह भौतिक नियमों पर प्रभाव डालते हैं, इनका अध्ययन है वह मानव भूगोल कहलाता है। इस प्रकार से इन्होंने एक नई विचारधारा के रूप में है वह डेवलपमेंट किया, जिसको संभववाद के नाम से पुकारा जाता है। संभववाद विचारधारा की नींव रखी, विचारधारा की नींव रखी, विचारधारा की नींव रखी इन्होंने। हालांकि ये बात अलग है कि जो संभववाद शब्द है वह एक फेब्रे नाम से विद्वान था, फेब्रे, उसने है वह सिद्धांत का रूप दिया था। संभववाद शब्द सबसे पहले दिया, लेकिन संभववाद के बाद बारे में बड़ी विचारधारा है वह विडाल डी लाप्लास ने दी, जो अपन थोड़े आगे है वह पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये परिभाषाएं स्वरूप सामने आई। तीनों परिभाषाओं का एक ही स्वरूप सामने आता है कि हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बड़े भाग पर है वह प्रकृति है वह कार्य कर रही है, और उसके छोटे भाग में है वह मानव कार्य कर रहा है। दोनों के मध्य प्रकृति मानव को ऊपर प्रभाव डालती है, मानव प्रकृति पर प्रभाव डालता है। इन दोनों के मध्य अंतर संबंध पाए जाते हैं, अंतर संबंध पाए जाते हैं, और इन अंतर संबंधों का अध्ययन है वह मानव भूगोल है वह कहलाता है। बोर्ड परीक्षाओं में ज़्यादातर फ्रेडरिक रेडजेल और उनकी पुस्तक का नाम, इनमें से है वह तीनों परिभाषाओं में से एक परिभाषा ज़्यादातर है वह पूछी जाती है। और इसके अलावा है वह पृथ्वी पर त्रिसंतुलन के घटक, त्रिसंतुलन के घटक क्या? प्राकृतिक संसाधन, मानव है तो मानव से है वह सांस्कृतिक वातावरण बनता है, या तो मानवीय अनुक्रियाएं या सांस्कृतिक वातावरण, और दोनों के बीच में पाए जाने वाली अंतर संबंध। तो इस तरह से है वह यहाँ से प्रश्न है वह पुट ऑफ होते हैं, बोर्ड क्लासेज में है वह प्रश्न पुट ऑफ किए जाते हैं। अब हम विचारधाराओं की बात करते हैं। विचारधाराओं के रूप में मानव भूगोल में तीन प्रमुख विचारधाराएं डेवलपमेंट हुई, विकसित हुई, और इन विचारधाराओं में से पहली जो विचारधारा है वह निश्चयवाद विचारधारा है। निश्चयवाद विचारधारा, निश्चयवाद, इसका नाम प्रकृतिवाद भी है, प्रकृतिवाद भी है, इसको नियतिवाद भी कहते हैं, नियतिवाद भी कहते हैं। और प्रकृतिवाद, नियतिवाद या फिर निश्चयवाद एक ही नाम है, सारे एक ही नाम है। यह विचारधारा पहली विचारधारा डेवलपमेंट हुई, और इस विचारधारा का विकास है वह जर्मन विद्वानों ने किया। यहाँ पर जर्मनी है, यूरोप के अंदर जर्मनी, और जर्मन विद्वानों ने इस विचारधारा का विकास किया। इस विचारधारा का उद्भव जर्मनी में हुआ, जर्मनी में, और इस विचारधारा का जो विकास है, प्रमुख विचार हैं, प्रमुख विचार क्या हैं? इस विचारधारा का वे प्रमुख विचार हैं कि प्रकृति है वह सर्वशक्तिमान है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान है। प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। कुछ चीज़ों में प्रकृति मानव पर प्रभाव डालती है और कुछ चीज़ों में मानव प्रकृति पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन इसमें निश्चयवाद विचारधारा में प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया।
प्रकृति को यह कहा गया, प्रकृति का स्वरूप यह माना गया कि प्रकृति मानव के रहन सहन, रीति रिवाज, कार्य, वेशभूषा इनके ऊपर बड़ा प्रभाव डालती है, गहरा प्रभाव डालती है। उदाहरण के तौर पर हम सर्दियों में गर्म वस्त्र पहनते हैं, गर्म खाना खाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती ठंडा भोजन करना शुरू कर देते हैं और हल्के कपड़े पहनना शुरू करते हैं। तो ऐसे है वह, यह प्रकृति का है, वह प्रभाव पड़ता है। मानव के रीति रिवाज, रहन सहन इन कार्यों के ऊपर भी बड़ा प्रभाव डालती है। राजस्थान के अंदर शुष्क मरुस्थलीय जलवायु होने के कारण, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, परिणामतः बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, दरवाजे बड़े बड़े स्वरूप रखते हैं, बड़े स्तर पर रखते हैं। दूसरा यहाँ पर है वह वर्षा कम होती है, परिणामतः जो मकान की छत होती है वह आयताकार छत होती है, आयताकार, ताकि पानी का भराव हो सके, और इसके लिए है वह छतें आयताकार रखी जाती हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो मकान की छत होती है वह त्रिकोणाकार रखी जाती है। कारण क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, अगर चौरस छत होगी तो बर्फ़ गिरने के कारण उसके ऊपर वजन गिरेगा और वो छत टूट करके नीचे गिर सकती है। तो ऐसे है वह प्रभाव पड़ता है। हम मैदानी भागों में ईंट और सीमेंट के हैवे सबसे ज़्यादा मकान देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी उपलब्ध है, इस कारण से ईंटें पका करके और आसानी से है वो बना लिए जाते हैं। लेकिन पहाड़ी भागों में आपको पत्थर और चूना के मकान है वह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यही पार्ट अगर अपन जंगली भागों पर डिपेंड करें तो जंगली भागों के अंदर लकड़ी के मकान है वह पाए जाते हैं। यही पार्ट अगर अपन दलदली भागों में है वह तय करें तो दलदली भागों में पहले 4 शाखाएं गाड़ेंगे और उसके ऊपर है वह रख करके फिर मकान बनाते हैं। यानी कि मकान के नीचे भी इस तरह से ये शाखाएं गाड़ करके रखते हैं, जहाँ पर दलदली क्षेत्र या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति का ये प्रभाव पड़ता है मानव के रहन सहन, खान पान, कार्य, वेशभूषा सभी पर है वह मानव के ऊपर प्रकृति का प्रभाव देखने को मिलता है। यह निश्चयवाद विचारधारा थी। इसके प्रमुख विद्वान, इनके अंदर रेडजेल प्रमुख है। रेडजेल मानव भूगोल का है वह संस्थापक कहलाता है, मानव भूगोल का संस्थापक, मानव भूगोल का जनक भी कहते हैं। एंथ्रोपोजोग्राफी है वह पुस्तक लिखी। फिर इनकी शिष्या थी कुमारी सेमपुल, जिसकी बात अपन कर चुके हैं। कुमारी सेमपुल भौगोलिक वातावरण का मानव जीवन पर है वह प्रभाव को उसने समझाया था। सेमपुल कट्टर निश्चयवादी थी। कट्टर निश्चयवादी का मतलब है उसका ये कहना था कि प्रकृति के अलावा मानव के ऊपर किसी दूसरे का प्रभाव ही नहीं पड़ता, सर्वशक्तिमान है प्रकृति। प्रकृति इतनी शक्तिमान है कि उन्होंने कहा कि मानव है वह प्रकृति की उपज है। इसका मतलब ये नहीं है उसका केवल एक बच्चा है, वह प्रकृति ने उसको जन्म दिया है, बड़ा किया है। वह मानव तो केवल एक मोम के पुतले के अनुसार है, जिसके को है वह प्रकृति अपने अनुसार है वह ढाल लेती है। उसने अपनी किताब में भौगोलिक वातावरण का मानव जीवन पर प्रभाव भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के ऊपर लिखी थी, और इसमें है वह काफ़ी कुछ वर्णन किया, जिसमें यह बताया कि मानव के ऊपर प्रकृति कहाँ कहाँ प्रभाव डालती है। उन्होंने बताया कि जैसे समुद्री भागों के अंदर जो लोग रहते हैं तो मछुआरों के यहाँ पर हाथ मजबूत हो जाते हैं, और पहाड़ी भागों में रहने वाले लोग होते हैं उनके पैर मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी है वह उनको चढ़ना उतरना पड़ता है, इस कारण से पैर मजबूत हो जाते हैं, हाथ कमज़ोर हो जाते हैं। ये प्रकृति का प्रभाव है। यहाँ उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि प्रकृति मानव की बुद्धि क्षमता में भी है वह समाहित हो गई है। ठंडे प्रदेशों के लोग कायर होते हैं, ठंडे प्रदेशों के लोग है वह उनमें बौद्धिक डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन गर्म प्रदेशों के लोग है वह विचारवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो ऐसे है वह उन्होंने काफ़ी है वह कुछ वर्णन करते हुए है वह
सैंपल ने वातावरण के प्रभाव को है वह समझाया। और इसके बाद में है वे विद्वान आते हैं जिसमें हम्बोल्ट इसको आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है। कॉस्मोस पुस्तक लिखी थी इन्होंने, आधुनिक भूगोल का जनक है वह इनको हम्बोल्ट को कहा जाता है। तो रेडजेल, सैंपल, हम्बोल्ट, ऐसे ही वॉन रिच्टहोफेन ये विद्वान थे जो इस विचारधारा को है वह उन्होंने आगे बढ़ाया। कौन सी को? निश्चयवाद विचारधारा को। दूसरी विचारधारा थी संभववाद। अभी मैंने स्पष्टीकरण दिया था। संभववाद शब्द सबसे पहले फेब्रे ने दिया, लेकिन संभववाद विचारधारा की नींव विडाल डी लाप्लास ने रखी। यह फ्रांसीसी विचारधारा थी। यहाँ पर फ्रांस के अंदर दूसरी विचारधारा का विकास हुआ। फ्रांस देश है, वहाँ पर इस विचारधारा का विकास हुआ। इन्होंने ये कहा कि नहीं, प्रकृति है वह मानव पर पूरी तरह से प्रभाव नहीं डालती। मानव एक बौद्धिक प्राणी है, बुद्धिमान होता है और उसमें दक्षता होती है, योग्यता होती है। इस कारण से तकनीकी डेवलपमेंट करता है और तकनीकी विकास करता है। इस कारण से वह प्रकृति के तत्वों के साथ समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है। तो समायोजन करता है, इस वजह से है वह इसको संभववाद के नाम से है वह पुकारा जाता है। इन्होंने ये कहा कि इस संसार में कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, हर जगह संभावनाएं होती हैं और मानव उन संभावनाओं का पता लगाकर अपने विकास के लिए है वह प्रयोग करता है, उनके साथ में समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है। जैसे मरुस्थली प्रदेश है, जैसे अपने यहाँ थार का रेगिस्तान है। अब थार के रेगिस्तान के लोग ज़्यादातर शुष्क फसलें बोते हैं, बाजरा, चना, गवार, मूंग, मोट, ये है वह बुआई करते हैं। वैसे ही है वह पशुचारण के मामले में देखें तो पशु ज़्यादा चराते हैं, पशु पाल करके घूम फिर करके है वह पशु चरा करके रहने वाले। कहने का वातावरण के साथ एडजस्टमेंट होना। और यही चीज़ अगर अपन देखें तो बिहार के अंदर, बिहार बंगाल में गंगा नदी का डेल्टा है, तो गंगा नदी का मैदानी पार्ट होने के कारण वहाँ जलोढ़ मिट्टी है, पानी की अधिकता है, इस कारण से वहाँ के लोग चावल बुआई करते हैं। वहाँ के लोग घर में बांधकर फिर पशु चराते हैं, उनको चारा ला करके डालते हैं। तो ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट हो जाती हैं। इसको कहते हैं संभववाद। मानव ने उन संभावनाओं को खोजा है और उसके अनुसार है वह डेवलपमेंट किया। इन्होंने बहुत सारे है वह जैसे संभववाद के जो विचार थे वह डेवलपमेंट हुए फ्रांस में, और इनके जो मुख्य विद्वान थे वह ब्लास था, फेब्रे और इसके अलावा ब्रुन्स थे, जीन ब्रुन्स और डिमांजिया। ये विद्वान ऐसे थे जिन्होंने संभववादी विचार है वह अपनी पुस्तकों के अंदर प्रकट किए। इन्होंने ये बताया कि इन दोनों में प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं है, मानव सर्वशक्तिमान है। मानव की क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने मानव क्रियाओं को महत्वपूर्ण बताया और उनके अनुसार ये किया कि मानव में बुद्धि होती है और उसके कारण है वह तकनीकी विकास करता है, तकनीकी डेवलपमेंट करता है, और उस तकनीकी डेवलपमेंट से है वह इस प्रकृति की चीज़ों का है वह साथ में समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है और फिर है वह अपना विकास करता है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर है वह एक जापान देश है, छोटा सा देश जापान देश। आपको आश्चर्य होगा कि जापान एक ज्वालामुखी देश है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ियों के अलावा विशेष ज़्यादा कुछ भी है वह नहीं है। मैदानी पार्ट बहुत कम है, नदियां हैं वह बहुत छोटी हैं और तेज गति के साथ में बहती हैं। ऐसे ज्वालामुखी द्वीप होने के कारण यहाँ लगभग 2000 है वह ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं। फ्यूजियामा सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप है वह रूप में फेमस है। तो ऐसे है वह यहाँ पर ये ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पर खनिजों का अभाव है, यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती, यहाँ पर पशु नहीं पाले जा सकते,
लेकिन उसके बावजूद भी, संसाधन न होते हुए भी, आज जापान विश्व मानव की क्रियाओं पर उन्होंने ध्यान दिया। और संभववाद विचारधारा के अंदर यही था कि मानव है वह सर्वशक्तिमान है, वह प्रकृति के ऊपर है, वह प्रभाव डालता है, उसमें बौद्धिक क्षमता होती है। इसी कारण से जापान के लोग संसाधन की कमी होते हुए भी आज एक विकसित देश की श्रेणी में आ गए, क्योंकि वहाँ के लोग महत्वपूर्ण हैं, वहाँ की जनसंख्या महत्वपूर्ण है, उनके गुण क्वालिटी महत्वपूर्ण है, और इसी कारण से एक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं। तो ऐसे है वह संभववाद विचारधारा का है वह डेवलपमेंट हुआ। तीसरी जो विचारधारा थी वह नवनियतिवाद विचारधारा, नवनियतिवाद विचारधारा थी। नवनियतिवाद का दूसरा नाम रुको व जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, रुको व जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, निश्चयवाद। नवनियतिवाद या रुको या जाओ निश्चयवाद, इस विचारधारा का विकास हुआ वह ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलियन विचारधारा कहलाती है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वह इसका विकास हुआ। यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर थे, ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने इस विचारधारा का विकास किया। मुख्य विद्वान इनके ग्रिफिथ टेलर थे। यह जो विचारधारा थी, ग्रिफिथ टेलर ने यह बताया, इसको रुको व जाओ निश्चयवाद किया। रुको व जाओ निश्चयवाद का मतलब ये था कि इन्होंने प्रकृति की तुलना एक ट्रैफिक पुलिस वाले के समान की। ट्रैफिक पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा हुआ, यह पूरे दिन भर है वह संकेत देता रहता है कि इस साइड के रुक जाओ, इस साइड वाले निकल जाएं, या इस साइड वाले रुक जाएं, इस साइड वाले निकल जाएं, या सामने वाले रुक जाएं, पीछे वाले निकल जाएं, या इस तरह से है वह यातायात की सुविधा मेंटेन करता है। उन्होंने प्रकृति को इस ट्रैफिक पुलिस वाले के समान बताया। उन्होंने ये बताया कि यदि मानव है वह ट्रैफिक पुलिस वाले का कहना मानता है तो अब हम लोग सुरक्षित रूप से अपनी दिशा के अंदर जा सकते हैं। यह प्रकृति मानव को, जैसे इधर से मान लो कोई आदमी जा रहा है तो वह कुछ देर तक ठहरेगा, लेकिन ठहरने के बाद में वह इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा या सामने जाएगा, ये प्रकृति डिसाइड नहीं करती। प्रकृति तो केवल उनकी बैलेंस बनाने का है वह काम करती है, संतुलन बनाने का काम करती है, और इस कारण से है वह इसको रुको या जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। कहने का अर्थ उन्होंने ये कहा, उनकी विचारधारा ये थी कि न प्रकृति सर्वशक्तिमान है न मानव सर्वशक्तिमान है, बल्कि मानव को यदि अपना विकास करना है तो इस प्रकृति का सहयोग करना पड़ेगा, इस प्रकृति का साथ देना पड़ेगा। प्रकृति मानव की सहयोगी है, विरोधी नहीं। अर्थात हम कोई भी काम करें, कोई भी विकास का काम करें, उससे पहले प्रकृति संकेत देती है। जैसे मान लो हमने कोई उद्योग लगाया, और उद्योग लगाएंगे तो निश्चित है उससे प्रदूषण होगा, और प्रदूषण होगा इससे है वह कचरा निकलेगा, अपशिष्ट है वह निकलेगा, जल प्रदूषण भी हो सकता है, वायु प्रदूषण भी हो सकता है। यदि हमने इनको पहले ही इनका समाधान कर दिया तो हमारा जो उद्योग है वह उत्तरोत्तर विकसित करता चला जाएगा। भविष्य में है वह कभी उसका विकास अवरुद्ध नहीं होगा, वरना फिर प्रकृति है वह संतुलन बनाएगी। प्रकृति के कारण यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण होगा, और प्रदूषण होने की वजह से है वह नई नई बीमारियाँ, महामारियाँ उत्पन्न होती हैं, या फिर अकाल पड़ता है या सूखा पड़ता है। ये प्रकृति के हथियार हैं जिसकी सहायता से प्रकृति हमारे ऊपर कंट्रोल करके और फिर बाद में संतुलन है वह बनाती है। तो ऐसे ये तीसरी विचारधारा थी जिसका नाम था नवनियतिवाद। इसको है वह नवनिश्चयवाद भी कहते हैं, नवनिश्चयवाद भी कहते हैं, रुको व जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया में डेवलपमेंट हुआ और इसके विद्वान हैं वह ग्रिफिथ टेलर हैं।
यहाँ से भी है, वह बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार है वह प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे निश्चयवाद के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए, या संभववाद के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए, रुको व जाओ निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, नव निश्चयवाद विचारधारा है वह क्या है। इसके बारे में ऐसे ही प्रश्नों में एक होता है कि मानव व प्रकृति के मध्य समायोजित करने वाली, संयोजित करने वाली, या फिर एक तरह से पारस्परिक समन्वय बनाने वाली विचारधारा कौन सी है, यह नवनियतिवाद, जिसमें न प्रकृति सर्वशक्तिमान है न मानव सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार से ये तीनों विचारधाराएं हैं वह डेवलपमेंट हुई, विकसित हुई। हम एक बार फिर रिव्यू देखते हैं छोटे रूप में। मानव भूगोल, प्रकृति और क्षेत्र, ये आप लोगों का पहला लेसन है। इसमें फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं, जर्मन विद्वान थे और एंथ्रोपोजोग्राफी नाम से पुस्तक लिखी। ये जर्मन भाषा में शब्द है और इसका अर्थ मानव भूगोल होता है। इन्होंने मानव समाजों, धरातल के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल को है वह बताया। 1911 में कुमारी सैमपुल मानव भौगोलिक वातावरण का मानव जीवन पर प्रभाव नाम से पुस्तक लिखी और इसमें चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल को है वह बताया। ये कट्टर निश्चयवाद के समर्थक थी। और उसके बाद में 1921 फ्रांसीसी विचारधारा डेवलपमेंट हुई, विडाल डी लाब्लास, और इन्होंने अपनी किताब लिखी मानव भूगोल के सिद्धांत नाम से पुस्तक लिखी। इसमें परिभाषा दी पृथ्वी पर कार्यरत भौतिक नियम तथा उस पर रहने वाले जीवों के मध्य परस्पर संश्लेषित संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। संभववाद विचारधारा, संभववाद शब्द है वह फेब्रे ने दिया, उसके विचारधारा की नींव है वह विडाल डी लाब्लास ने रखी। नींव ब्लास ने रखी, ब्लास ने। मानव भूगोल में 3 विचारधाराएं डेवलपमेंट हुई, नए विचार विकसित हुए, जिसमें निश्चयवादी विचारधारा, इसको प्रकृतिवाद भी कहते हैं, नीतिवाद भी कहते हैं, विकास जर्मनी में हुआ। इसके अनुसार प्रकृति सर्वशक्तिमान है, वह मानव के रीति रिवाज, रहन सहन, कार्यों के ऊपर बड़ा प्रभाव डालती है। रेटजेल, सैमपुल, हम्बोल्ट और रिस्टोफेन ये इनके है वह समर्थक विद्वान माने जाते हैं। एक रीटर विद्वान और थे, रीटर विद्वान भी इनके समर्थक विद्वानों में आते हैं, निश्चयवाद के समर्थक थे। संभववाद विचारधारा फ्रांस में डेवलपमेंट हुई, इसके प्रमुख विद्वान ब्लास, फेब्रे, ब्रोन्स, डिमांजिया ये प्रमुख विद्वान थे और इन्होंने मानव क्रियाओं पर है वह महत्वपूर्ण स्थान दिया। और लास्ट में है वह नवनिश्चयवाद विचारधारा, और इसको नवनियतिवाद भी कहते हैं और रुको व जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विकास हुआ, इसके मुख्य रूप थे ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने कहा न प्रकृति सर्वशक्तिमान है न मानव सर्वशक्तिमान है, बल्कि दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, दोनों को आपस में सहयोग करके अपना विकास करना चाहिए। थैंक यू।